हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। अब देखो, टेररिज्म तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे से आप टेररिज्म को समझ चुके हैं, टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो अब समझना है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। क्लियर? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो रिलेशन है वो टेररिज्म से, जो टॉपिक है आपका डायरेक्टली जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्लियरली आता है स्टूडेंट्स। तो ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। 2022 का क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन में ये मतलब क्लियरली वो 2022 के पेपर में ये पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, कैटेगराइजेशन देखेंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है और उसके पीछे के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती हैं। ये पार्ट आपका ऑलरेडी पूछा गया है। इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं कि हम अभी भी मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कॉम्बैट नहीं कर पाते, उसको रोक नहीं पाते, ये फैलते ही जा रहा है, ऐसा क्यों है। अल्टीमेटली उसके लिंकेजेस, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इंडिया के कंटेक्स्ट में कुछ बातें करेंगे, कुछ एग्जांपल देंगे आपको। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, और एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ड्रग अब्यूज का। तो ये पूरा लेक्चर रहेगा हमारा। आई होप इस लेक्चर में जो बातें आपने टेररिज्म टॉपिक में सीखी हैं उसको, नॉलेज को यूज करेंगे। और इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, अगर लिंकेज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का टेररिज्म से है तो ऐसा नहीं है कि ये लिंकेज बाकी टॉपिक्स के साथ नहीं है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, इस टॉपिक के साथ भी इसका लिंकेज है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। तो स्टूडेंट्स हमें ना हॉलिस्टिकली पढ़ना है। हमको कोई क्वेश्चन टेररिज्म पे आए तब भी ये वाला पार्ट लिखना है, एग्जाम में एक पॉइंट बनेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पे क्वेश्चन आए तो टेररिज्म से और मनी लॉन्ड्रिंग से उसको लिंक करना ही करना है। और मनी लॉन्ड्रिंग का नुकसान क्या है कि वो पैसा जो है टेररिज्म या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में हो सकता है वहां से आ रहा हो, यूज हो टेररिज्म में, या फंडिंग उसकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से आ रही हो जिसका मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। तो हर तरीके से ना ये टॉपिक्स रिलेटेड हैं, अलग से इंडिविजुअली आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूं जल्दी से आपको। 2022 का ये पीवाईक्यू है, इसमें क्लियरली पूछा था, डिस्क्राइब करने थे हमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताने थे। ठीक है, क्वेश्चन था डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, एक तो ये पार्ट था इसका, पार्ट 1, और पार्ट 2 था इस क्वेश्चन का कि भाई ये बताना था, डिस्क्राइब करना था, जो चीज उसमें सिलेबस में भी है, डिस्क्राइब द लिंकेज। सीधा आपसे पूछा कि डिस्क्राइब करो लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं स्टूडेंट्स। एक तो आपसे टाइप्स पूछ लिए, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसने लिंकेज पूछे, और वो पूछे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये अगर आपने एक पार्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज दे दी, दूसरा पार्ट छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे। तो पूरा आंसर सोच समझ कर सारे पार्ट्स उसके एड्रेस करने हैं। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2022 में जो पूरा डिटेल में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर ही था। पास्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन वो छोटे क्वेश्चन थे जो टेररिज्म टॉपिक से रिलेटेड थे। लेकिन अगेन आई वुड से, हो सकता है एग्जाम में नहीं भी पूछा जाए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टॉपिक, लेकिन टेररिज्म पे क्वेश्चन आए तो भी लिखना है, मनी लॉन्ड्रिंग पे क्वेश्चन आए तो भी लिखना है। तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ही। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पर कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अगर डिफाइन करने जाएं तो हम कैसे उसे समझेंगे। स्टूडेंट्स कुछ बातें तो मैं जनरल बता रहा हूं, उसके बाद में कुछ बातें आपको लिखवा दूंगा। सबसे पहले तो देखो, अगर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, पहले इस टॉपिक को समझ लो। समझ में ही नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कोई ना कोई एक इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड है, राइट। क्राइम है ना, तो क्राइम है तो कोई इलीगल एक्टिविटी तो हो ही रही होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मेकिंग की सोच होगी।
मतलब हो सकता है ये किसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड ही ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए ही क्राइम हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो तीसरी है वो ये है कि अगर इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो उसकी एक प्रॉपर हायरार्की होगी, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा और अल्टीमेटली पूरी की पूरी कोशिश होगी इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम की कि वो चुपचाप बिल्कुल एकदम शांति के साथ पैरेलल गवर्नमेंट के साथ चलता रहे। मतलब गवर्नमेंट ऐसे काम कर रही है, इसके पैरेलली में ऑर्गेनाइज क्राइम पनप रहा है। तो इसकी कोशिश कभी भी ये नहीं होगी कि मैं सरकार को हटा दूं, पॉलिटिकल पावर ले लूं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ कैसी है? इकोनॉमिक कोशिश है। प्रॉफिट बनाओ भाई, पैसा बनाओ, आगे बनो, आगे चलो। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। दो आप इन बातों को ऑलरेडी समझते हैं, मूवीज में देखते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्जाम में हमें लिखने जाना है तब हमें कुछ फॉर्डर पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जो माइंड में हमें क्लियर हो कि ये टॉपिक कैसे डिफाइन होगा। लेकिन बहुत अच्छा रहता है जब हम एक अच्छे तरीके से उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। तो अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे दूंगा और प्रॉपर एक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? इस स्लाइड को थोड़ा सा आप क्लीन कर देते हैं। आई होप आप सारी चीजें साथ साथ नोट करते जा रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको हम डिफाइन करेंगे इंटरपोल के हिसाब से। तो इंटरपोल की क्या डेफिनेशन है? एनी ग्रुप, कोई ग्रुप जिसमें हैविंग कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर आप समझते हैं कि एक हायरार्की है, टॉप लीडरशिप है और फील्ड पर भी प्लेयर्स हैं। हुज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन मनी। मैंने बताया ना ऑलरेडी, पैसा कमाना ही उनका एक ऑब्जेक्टिव है। और ये जो पैसा कमाया जाएगा ये सही रास्ते से नहीं, थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज से ये पैसा कमाया जाएगा। ऑफन किस बात पे सर्वाइव कर रहा है इस तरीके का ऑर्गेनाइज क्राइम? सर्वाइविंग, ऑफन सर्वाइविंग ऑन फियर। एक तो डर है और करप्शन है। तो करप्शन में कौन इन्वॉल्व होंगे? करप्शन में पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, करप्शन में ब्यूरोक्रेट्स, या फिर आप ब्यूरोक्रेट्स ना बोल करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोल सकते हैं, वो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो एक तरीके का ये तो पहली बार डेफिनेशन हो गई जो इंटरपोल के हिसाब से हो गई। लेकिन इसमें एक नेक्सस जरूर एग्जिस्ट करेगा और उस नेक्सस में आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इस ट्राइंगल में आप दिखा सकते हैं एक तरफ तो क्रिमिनल्स हैं, दूसरी तरफ हो सकता है इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट हो और तीसरी तरफ हो सकता है इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी करप्शन हो। तो ये तीनों बातें आपको बताती हैं कि कैसा एक लिंकेज या इनफैक्ट वर्ड वुड बी नेक्सस एग्जिस्ट कर रहा है। डन। तो ये एक तो सिंपल एक डायग्राम हो गया जो आप एग्जाम में बना सकते हैं। ये हो गई डेफिनेशन इंटरपोल के हिसाब से। लेकिन हमारी कंट्री के हिसाब से भी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की जो है उसने भी अपने एक्ट में इस तरीके की बातें डिफाइन करी है। मैं वो भी लिखवा देता हूं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम डिफाइन करने जाएं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से, उनका एक एक्ट है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, इसके हिसाब से वो कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम को? वो ये कहते हैं कि जब भी कोई कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, अनलॉफुल एक्टिविटी, और इस अनलॉफुल एक्टिविटी जब होती है तो ये हो सकता है बाय एन इंडिविजुअल हो या फिर किसी तरीके के ग्रुप की तरफ से हो। ये ग्रुप किसी सिंडिकेट का, मतलब सिंडिकेट मतलब कोई प्लानिंग हो सकती है जिसमें स्ट्रक्चर हो, और फिर ये होता है बाय यूजिंग वायलेंस, इसमें वायलेंस भी अगर है, और किसी तरीके का अगर थ्रेट ऑफ वायलेंस है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है गेनिंग इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर मनी मेकिंग। तो आप इसमें सिंपल मनी मेकिंग बेनिफिट्स लिख सकते हैं। तो यहां तक आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र
कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट ऑफ 1999। तो ये दो तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है स्टूडेंट, जनरली भी समझा दिया है। तो अब चलते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में। ये बात आप क्लियरली लिख सकते हैं कि किसी भी तरीके की यूनिफॉर्म सिंगल एक्सेप्टेड डेफिनेशन तो ऑर्गेनाइज क्राइम की नहीं है, लेकिन कुछ ओवरलैपिंग बातें हैं। ओवरलैपिंग बातों में ये भी बोला गया है कि भाई क्राइम भी होगा तो इलीगल एक्टिविटी होगी, अनलॉफुल एक्टिविटी होगी, कोई ग्रुप होगा, कोई इंडिविजुअल होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें प्रॉफिट मेकिंग, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात होगी, लेकिन सिंगल यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक कन्वेंशन है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज क्राइम कन्वेंशन का, लेकिन वो भी बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं करता ऑर्गेनाइज क्राइम को। वो कन्वेंशन की खास बात ये है कि उसने एटलीस्ट एक कन्वेंशन आया है, यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, मैं अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगा। यूनाइटेड नेशंस के इस कन्वेंशन के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलीगल एक्टिविटी में आती हैं, किसी कंट्री में आती हैं, किसी कंट्री में नहीं आती। तो एक कंसेंसस सभी कंट्रीज के बीच में नहीं है, बट एटलीस्ट एक कन्वेंशन तो है। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, उस कन्वेंशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि कम से कम हमारे पास एक कन्वेंशन तो है। क्लियर। अब ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क देखिए, ये नेटवर्क लोकल लेवल पे फैला हो सकता है, ये नेटवर्क ट्रांसनेशनल लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर मल्टीपल कंट्रीज के बीच में भी फैला हो सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं? ड्रग्स है, आर्म्स है, और टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो एक्टिविटीज बताती हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। इसमें स्टूडेंट्स आप देखिए ध्यान से एक बार कि जो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडिया की रैंक वैसे तो 12 है, लेकिन आप कंट्रीज को देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ से कंट्रीज को देखिए कि अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, ऐसी कंट्रीज जिसमें टेररिज्म ज्यादा है, वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी ज्यादा है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि लिंकेज है या नहीं है, तो आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना है कि लिंकेज है, पहली बात। और लिंकेज है ये क्लियरली दिखता है कि जब हमारे इंडेक्स को हम देखें तो उस इंडेक्स में जो टॉप कंट्रीज आ रही हैं, टॉप 10 में आ रही हैं, उनमें ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो टेररिज्म में भी वो टॉप में आ रही है। क्लियर। ये बातें आपको बता देंगी कि हमारा टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम से लिंक्ड है। ये एग्जाम में कोट करके आना है। ओके। अब एक ऑक्सफोर्ड हैंडबुक की भी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइज क्राइम के रिस्पेक्ट में एक डेफिनेशन है, ये भी आप कोट कर सकते हैं, जिसमें वो क्लियरली बोलते हैं कि सेट ऑफ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? स्टेबल स्ट्रक्चर है। इलीगल पर से इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, सिस्टमैटिकली उसके मेंबर्स एंगेज हो रहे हैं क्राइम में, और क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो मॉनेटरी गेन के लिए हो रही हैं। तो सारी डेफिनेशंस में एक बात क्लियर है, मॉनेटरी गेन एंड क्रिमिनल एक्टिविटी। डन। बहुत अलग अलग तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने इंट्रोडक्शन में इसे कैसे आगे एग्जाम में लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके कैटेगराइजेशन में जाएं तो दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी हो गया इसमें ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, मतलब एक तो कैसे हो गए? ट्रेडिशनल हो गए, और दूसरे हो गए नॉन ट्रेडिशनल, नए तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम। तो देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है, ऑर्गेनाइज क्राइम तो पहले भी था। इलीगल लिकर का ट्रेड होना इधर से उधर पहले भी था, आज भी है। रॉबरी कर लेना, चोरी कर लेना, गैम्बलिंग करना, ये सारी चीजें बताती हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से क्राइम्स जो हो रहे थे, लेकिन आज सिनेरियो थोड़ा बदल चुका है। जब मैं आज कह रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं लास्ट 30-40 ईयर्स की। तो ये चीजें कैसे बदल चुकी हैं कि भाई आज के समय में हवाला ट्रांसफर, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी का सर्कुलेशन, और फेक करेंसी में भी अब जितना हम अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं डिजिटली, उसमें टेक्नोलॉजी वाइज जितना भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फेक करेंसी भी उसी हिसाब से अपने आप को भी अपग्रेड कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसमें हवाला तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फेक करेंसी भी आपको पता है, मनी लॉन्ड्रिंग आपको थोड़ा आइडिया नहीं है अभी। अगर आपने वो लेक्चर देखा है मनी लॉन्ड्रिंग का मेरा, तो उसमें आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में होता क्या है, पैसे की धुलाई होती है एक तरीके से। पैसे की धुलाई का मतलब है जो डर्टी मनी है, जो मनी इलीगल तरीके से कमाया गया है, उसको हम इकोनॉमिक सिस्टम में लेकर के आते हैं, और जब हम उसे लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं मतलब क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब ब्लैक मनी को हम वाइट कर रहे हैं, तो सरकार की नज़र में आएगा वो पैसा, और वो सरकार बोलेगी अरे वाह आपने तो बड़े अच्छे तरीके से कमाया, क्योंकि इसके पीछे जो हम दिखाएंगे वो ये दिखाएंगे कि कोई कंपनी है,
और ये कंपनी से देखो कितनी अच्छे तरीके से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो कंपनी ही फर्जी होगी, वो कंपनी ही क्या होगी, फेक होगी। तो ऐसे में होगा क्या कि जो पैसा वाइट दिख रहा है इस कंपनी से आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो किसी इलीगल एक्टिविटी से आ रहा है, पर दिखाया ऐसा जा रहा है कि कितना अच्छे तरीके से उसको मेहनत करके कमाया जा रहा है। दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्लेसमेंट की, लेयरिंग की और इंटीग्रेशन की। तो पहले क्या किया जाता है, पैसे को प्लेस किया जाता है सिस्टम में, इकोनॉमी में धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में प्लेस किया जाता है। उस पर लेयरिंग होती है, मतलब उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन दिखाई जाएंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। इससे क्या होगा कि उसको ट्रेस करना मुश्किल होगा और फिर लास्ट में उस पैसे को जोड़ दिया जाएगा और इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और कोई हो सकता है लग्जरी आइटम खरीद लिया जाए, हो सकता है किसी तरीके से उस पैसे को जोड़ करके दिखाया जाए, देखो कितनी मल्टीपल जगह से ये पैसा आ रहा है, तो कितना लीगल है। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर मल्टीपल रिसिप्ट दे रही है अलग अलग जगहों से और वो बोले कि देखो 100-100 रुपए की रिसिप्ट जो है मेरे को इतने लोगों ने दी, तो क्या हो गया, पैसा इंटीग्रेट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी के पास इकट्ठा हो गया, लेकिन आया कितनी जगह से, 1000 जगह से आया 100-100 रुपए के हिसाब से, तो फिर उस पर शक नहीं किया जा सकता। दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये पॉसिबिलिटीज हैं, और भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, शेल कंपनीज वगैरह। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड्स की फॉर्म में इस ऑर्गेनाइज क्राइम को हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन पूछेगा तो आप ये लिखिएगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम पूछेगा तो मैं अभी आपको टाइप्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहां पर और आता है कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम होता है तो उससे इकोनॉमी को या कंट्री को, नेशन को क्या नुकसान है। तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, अभी एक बार शॉर्ट में लिख देते हैं, यही लिख देते हैं कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है तो उससे हार्म क्या है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें आप देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इनोसेंट पीपल विल बी हार्म्ड इन दिस केस। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो इंडिविजुअल्स इनोसेंट्स आर हार्म्ड। ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है तो ड्रग्स से जो है लोगों को नशा कराया जा रहा है तो उनको हार्म किया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को हार्म किया जा रहा है, तो इनोसेंट पीपल आर हार्म्ड एंड हो सकता है कि उनके ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हो रहा हो। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी वीक हो जाएगा। वीक इकोनॉमिक सिस्टम, वीक इसलिए हो जाएगा कि भाई आरबीआई जो है पैसे का पूरा ध्यान रखती है, कहाँ से कहाँ आया, क्या गया, क्या करना है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्या करना है, सब चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ जब मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ से वाइट मनी आता जाएगा तो वो भी तो हमारी जो है गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इकोनॉमिक सिस्टम में आएगा, तो वो फिर फ्लक्चुएशन भी ला सकता है सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में, तो उसे रेगुलेट कैसे करेंगे। तीसरा हो जाता है कि भाई जो फ्री कंपटीशन है उसमें इंटरफेरेंस की तरह है। और फोर्थ हो जाता है कि भाई डोमेस्टिक सिक्योरिटी जो हमारी कंट्री की है उसको तो थ्रेट है ही है, हमारी सोसाइटी को ही थ्रेट है। क्राइम हो रहे हैं, ड्रग क्राइम हो रहे हैं, आर्म्स क्राइम हो रहे हैं, ट्रैफिकिंग हो रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जनरल जो वेलफेयर है लोगों का, जनरल वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, ये भी हार्म ही करेगा। तो ये पॉइंट्स अलग से आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें अगर क्वेश्चन सिंपल सा बनता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे एक नेशन को खराब कर सकता है, हार्म कर सकता है, तो एग्जाम्पल दे करके ये बातें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन फिर ये आता है स्टूडेंट्स कि अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की वो क्या है। तो देखो मूवीज वगैरह में तो आप ये चीजें देखते ही हो, ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो फिर टाइप्स नहीं लिखना, फिर हमें लिखना है कि इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब पता क्या हुआ, अगर एक ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है तो उस ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर एक जनरेशन कर रही है तो फिर उसकी आने वाली जनरेशन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, फिर उसकी आने वाली जनरेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो क्या होता है कि हायरार्की क्रिएट होती है। हायरार्की में लोग तो रिप्लेस होते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि सालों तक वो कार्टेल, वो सिस्टम चलता रहे, वो सिंडिकेट चलता रहे और वो क्राइम होता रहे। एक तो पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है कि भाई जैसे मूवी में दिखाया था उदय भाई शेट्टी भाई, तो इसमें क्या है कि ये जो है हायरार्की में इनके नीचे कुछ लोग हैं, फिर इनके नीचे कुछ लोग हैं, एंड देन पूरा का पूरा सिस्टम फैला हुआ है और हर लेवल पर कट है, हर लेवल पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी पोजीशन के हिसाब से। एक कॉर्पोरेट सिस्टम में जब मैं कहता हूँ, हमने पीछे बताया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है भाई। एक बड़ी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर डायरेक्टर है, एमडी है, उसके नीचे फिर सीनियर मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ है। तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज क्राइम में होगा। इसको लिख लीजिएगा एक लाइन में एग्जाम में, बाकी मैंने पॉइंट बता दिया मेन आपको। तीसरा पॉइंट आता है इसमें मेंबरशिप।
तो क्या बोलते हैं भाई, फिल्मी दुनिया में क्या बोलते हैं, हमारे बिजनेस में तुम घुस तो सकते हो लेकिन निकल नहीं सकते, ऐसी बातें सुनी होंगी। तो मेंबरशिप क्या है कि इसमें मेंबरशिप होती है और कभी कभी लोगों को रिक्रूट किया जाता है ये बोल करके कि तुम तो भाई हमारी ही एथनिसिटी हमारी और तुम्हारी सेम है, अरे भाई हमारा तो दोनों का कॉमन बैकग्राउंड है, तुमने भी गरीबी देखी है, हमने भी गरीबी देखी है, ये सारी बातें आपको पता है ऑलरेडी। देन कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे लोग रिक्रूट हो सकते हैं और फिर वो एक सिंगल मेंबरशिप होकर के इस क्राइम को कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है रिलीजियस या पॉलिटिकल, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कास्ट के लोग, एक ही रिलीजन के लोग ही एक साथ आ सकते हैं। अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग एथनिसिटी के लोग भी एक साथ आ सकते हैं, बट दे विल बी मेंबर टू द ग्रुप, दैट इज ट्रू। कि तुम भाई कार्टेल का सिस्टम हो चुके हो, तुम्हें अब हमने इन्वॉल्व कर लिया, तुम पे भरोसा हो गया है, ऐसी बातें होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है गोल। आखिरी पॉइंट क्या है, ये 4 सर्कल बना दिए मैंने। आखिरी पॉइंट है गोल। गोल बहुत सिंपल है, मनी मेकिंग, पैसा कमाना है, इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए बस कैसे भी करके। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से आप एग्जाम में ऑर्गेनाइज क्राइम की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 10 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप में, और 10 नंबर के क्वेश्चन को अब आप आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। अब देखो, ऑर्गेनाइज क्राइम हमने पढ़ लिया है, अब ट्रांसनेशनल लेवल पे कौन सी बातें हैं जो बता देंगे कि ये इंटरनेशनली डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में ये चीजें फैली हुई हैं। सबसे पहले इसमें जो है आप तो ये लिखिए कि जो हमारा कन्वेंशन है, ऑर्गेनाइज क्राइम का कन्वेंशन, इसका आर्टिकल 3 इस तरीके की बातें डिफाइन करता है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन है ऑर्गेनाइज क्राइम का, उसका आर्टिकल 3 ये बताता है। जब हम इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं तो एक तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है, एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि आप डिटेल में पढ़ के भी आए हो, भाई आर्टिकल 3 मेंशन कर रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि जब कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कमिट होता है मोर देन वन स्टेट, तो ट्रांसनेशनल हो गया। ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई, मल्टीपल स्टेट्स में ट्रांसनेशनल है, एक सिंगल बाउंड्री है ही नहीं इसकी। हो सकता है कि कमिटमेंट जो हुआ हो, जो इवेंट का, जो प्रॉब्लम का हुआ हो, वो एक स्टेट में हुआ हो, लेकिन उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्लानिंग, उसकी डायरेक्शन ये कंट्रोल करी जा रही है अनदर स्टेट से, तब भी तो ये ट्रांसनेशनल क्राइम हुआ। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन अगर ये फॉलो हो जाए तो भी इसे हम ट्रांसनेशनल कह सकते हैं कि अगर कमिटेड हुआ एक स्टेट में, लेकिन ऑर्गेनाइज जो क्रिमिनल ग्रुप है उसकी एक्टिविटीज और भी स्टेट्स में है, तो सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तब भी हम उसे ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम बोलेंगे। और अल्टीमेटली अगर एक स्टेट में उसका कमिटमेंट होता है लेकिन उसके आसपास की स्टेट्स भी, स्टेट्स मतलब यहाँ कंट्री है, अगर आसपास की कंट्रीज भी अगर इंपैक्टेड हो जाती हैं, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अफगानिस्तान में ओपियम, पाकिस्तान में उसका इंपैक्ट, एंड देन फाइनली इंडिया में उसका इंपैक्ट, तो इस तरीके से पता लगता है कि इवेंट कहीं एक तरफ हो रहा हो लेकिन उसका इंपैक्ट बाकी कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज में भी हो रहा हो, जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था स्पिल ओवर इफेक्ट। तो ऐसे थोड़ा ना है कि हमने वहां पढ़ लिया तो हम उसको वहीं लिखेंगे जब वो क्वेश्चन आएगा, यहां भी लिख सकते हो, लिखो एग्जाम में, क्या दिक्कत है। ये बात भी बताती है कि ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको अच्छे से अब क्लियर हो गई है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था, ये बातें आपको एग्जाम में फिर लिखनी है। इसमें अगर आपने ये डायग्राम नहीं बनाया, जो डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और ये एग्जाम्पल नहीं दिया, तो चीज़ें अधूरी हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल हर कैंडिडेट दे रहा है, हर स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो रहा है और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें वो करके ही आ रहा है ये बातें। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाए या ना दिलाए, आपके 1 नंबर बचा जरूर सकता है, क्योंकि जब बाकी लिखेंगे और आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा। इसमें इंडिया, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रिसेंट में 3 कंट्रीज, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। गोल्डन ट्राइंगल में जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार के रीजन्स। तो बस इसको बना करके आना है स्टूडेंट्स को, डायग्रामेटिकली बनाइए, बहुत अच्छा इंपैक्ट एग्जाम में आएगा। तो क्या हो रहा है, ये गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, किसी को नहीं पता तो बता देता हूं। ओपियम जो ड्रग्स की सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो इस तरह से गोल्डन क्रिसेंट रीजन में है और गोल्डन ट्राइंगल रीजन में है, और क्योंकि दोनों तरफ ड्रग्स का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, तो वो फिर क्या करेगा, इधर से इधर और इधर से इधर इसका जो है ट्रैफिकिंग भी होगी, और ट्रैफिकिंग में इसका इंपैक्ट किस पे दिखेगा, हमारे हिंदुस्तान पर, इंडिया पर उसका इंपैक्ट दिखेगा। डन।
तो अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। तो मैं एग्जांपल दूंगा, इन एग्जांपल को आप एग्जाम में कोट करके आइए। सबसे पहला जो डायग्राम हमने पीछे देखा है कि भाई ड्रग अब्यूज है एंड फिर उसकी ट्रैफिकिंग, ये तो सिंपल एग्जांपल है ही। दूसरा एग्जांपल आप एग्जाम में लिख सकते हैं स्मगलिंग का। देखिए स्मगलिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये अब से 30 साल 40 साल 50 साल पहले भी होती थी। स्मगलिंग में पहले गोल्ड की स्मगलिंग होना, फिर इक्विपमेंट्स की स्मगलिंग होना, स्मगलिंग में अब जो है टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की स्मगलिंग, ऐसी चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्मगलिंग होती है। हर चीज़ जो इलीगल तरीके से टैक्सेस को बचाने के लिए इधर से उधर भेजी जाएगी वो स्मगलिंग है। तीसरा इसमें आप एग्जाम्पल लिखिए स्टूडेंट्स, आर्म्स की ट्रैफिकिंग। आर्म्स की ट्रैफिकिंग होना बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। फोर्थ एग्जाम्पल आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन भाई पैसे मांगे जाएंगे, फिरौती मांगी जाएंगी, या फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होगी, भाई पैसा लिया और किलिंग करी। ये फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप कहिए समझिए कि ये जो एग्जाम्पल है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन और उससे लिंक्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत से इनोसेंट्स वुमेन चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, जो इसके विक्टिम्स हैं एक तरीके से। और ये एक बहुत बड़ा कार्टेल है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम कह सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलीगल मनी जनरेट हो रहा है। सिक्स्थ स्टूडेंट्स हम इसमें कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड हवाला, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग एंड हवाला। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में आप इन एग्जाम्पल्स को एज ऑर्गेनाइज क्राइम कोट कर सकते हैं। और भी हैं लेकिन हम एटलीस्ट 6-7 एग्जाम्पल तो अपने साथ अपने फॉर्डर पॉइंट्स लेकर के एग्जाम में घुसेंगे। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम स्प्रेड कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमने स्प्रेड पूछा है, हमने कॉज नहीं पूछा है। हमने पूछा है कि ये फैल क्यों रहा है, कारण क्या है फैलने का। कॉज पीछे का क्या है, पैसा कमाना, भाई पैसा बन जाए तो मजा आ जाए। लेकिन कुछ जो चीज फैल रही है, क्यों फैल रही है, उसका तो आंसर पता होना चाहिए। उसका आंसर है कि इंक्रीजिंग डिमांड है इलीगल गुड्स की। क्या ह्यूमन ऑर्गन्स की डिमांड नहीं है? अच्छा चलो, ह्यूमन ऑर्गन्स तो एक एस्पेक्ट हो गया। क्या जो आप समझिए आर्टिस्टिक क्रिएटिव आर्टिफैक्ट समझ लो, या फिर जो भी पुरानी एंशियंट पेंटिंग्स हैं, मूर्तियां हैं, इन सब की डिमांड नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। तो मूवीज में दिखाते हैं ना कितनी कितनी महंगी महंगी पुरानी, इतने ज़माने पुरानी की पेंटिंग है और उसकी जो है इंटरनेशनल मार्केट में ये कीमत है, इलीगली इसको ट्रेड करेंगे इधर से उधर, है ऐसा। देन इसकी डिमांड आप समझिए एनिमल्स के पार्ट्स की डिमांड्स है, एनिमल्स के पार्ट्स की। आपको चाइनीज पेंगोलिन का एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पर, उसके स्केल्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है। एनवायरनमेंट में टॉपिक पढ़ते हो लेकिन उसकी इलीगल ट्रेडिंग अगर हो रही है तो डेफिनेटली वो क्राइम है। तो यहाँ पे चाइनीज पेंगोलिन का एग्जांपल आप एग्जाम में कोट करिए। नहीं पढ़ा है एनवायरनमेंट में तो आप उसको पढ़ते हैं। चाइनीज पेंगोलिन के जो स्केल्स होते हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो उसकी बहुत इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है, जिसकी वजह से ये चाइनीज पेंगोलिन अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड तक हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका स्टेटस देख लीजिएगा आप, IUCN स्टेटस क्या है। बट डेफिनेटली इलीगल ट्रेडिंग ऑफ फोना एंड फ्लोरा ये तो है ही, मेडिसिनल प्लांट्स की इलीगल ट्रेडिंग होना। इस तरीके की डिमांड क्योंकि मार्केट में है, जरूरत है, तो भाई फिर हो रहा है क्राइम। नेक्स्ट आ गया आपका गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्राइंगल। इसकी इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी मतलब इतना पास है तो स्पिल ओवर इफेक्ट है, इसकी वजह से ये ऑर्गेनाइज क्राइम स्प्रेड कर रहा है। डेफिनेटली सेकंड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी खुल चुकी है, यहां से वहां जो पैसे का लेन देन है वो सब चीजें ओपन है, तो यहां जो चाहिए वो वहां भी चाहिए। रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और मार्केट क्लोज नहीं है, मार्केट ओपन है। अल्टीमेटली ज्योग्राफिकल टेरेन, हमारी कंट्री का टेरेन कुछ ऐसा है कि जहां ओपन बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स है। अब इसमें आप कोट कर सकते हैं कि इंडिया का जो बाउंड्री है 7,500 जो किलोमीटर की है, तो डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, सर्विलेंस करना मुश्किल हो जाता है। डन। और फिर आइलैंड्स को लेकर के तो और भी ज़्यादा हो जाती है बाउंड्री हमारी। पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन, इसका डाटा आप जीएस पेपर से, अपने जीएस पेपर 2 में जो आप डाटा पढ़ते हैं उसको दे सकते हैं। और पॉलिटिक्स में अगर क्रिमिनलाइजेशन होगा तो फिर नेक्सस बनेगा, और नेक्सस बनेगा तो ऑर्गेनाइज क्राइम पनपेगा। इसमें एक एग्जाम्पल है अभी रिसेंटली, ये एग्जाम्पल है विकास दुबे नाम के एक क्रिमिनल का,
और इनका वैसे तो अभी एनकाउंटर हुआ है रिसेंटली हाल ही में, लेकिन मैंने इंटरनल सिक्योरिटी में पहले भी एग्जाम्पल आपको कोट किया होगा कि विकास दुबे इतने बड़े क्रिमिनल बन कैसे गए। वो बने होंगे इतने बड़े क्रिमिनल तभी तो बन पाए ना, क्योंकि उनको सपोर्ट होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में करप्शन होगा या फिर पॉलिटिकल नेक्सस होगा। तो पॉलिटिकल पावर का सपोर्ट होना, ऑफिशियल्स का करप्ट हो जाना, यही रीज़न हो जाता है कि कोई क्रिमिनल इतना बड़ा बन कैसे गया, राइट। एंड अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी, नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम स्प्रेड कर सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को, और इसमें जो नेटवर्क है वो अपना फैला सकते हैं ट्रांसनेशनली भी, अगर हम सोशल मीडिया इसका भी मिसयूज करने लगे। तो जब आपका रोल ऑफ सोशल मीडिया आता है और उसमें जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, तब भी आप ऑर्गेनाइज क्राइम को लिख करके आएंगे। तो ये टॉपिक यहाँ सिर्फ एक इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, इसको एज अ सब टॉपिक भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में लिखा जा सकता है, नहीं तो आप एज अ मेन टॉपिक भी इसका एग्जाम में आंसर बनाते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिमिलैरिटी बता दो जल्दी से, कि सिमिलैरिटी क्या है कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म के बीच में। बहुत सिंपल सिमिलैरिटी है कि दोनों ही कोशिश करेंगे ना नए नए मेंबर्स को रिक्रूट करने की, और वो जो मेंबर्स रिक्रूट होंगे वो कहाँ से होंगे, मार्जिनल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। बहुत ही सिंपल पॉइंट, दोनों ही पनिशेबल बाय द लॉ है। ऐसा तो है नहीं कि एक को छोड़ देंगे दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ दी जो पनिशमेंट है वो डिफरेंट हो, लेकिन दोनों ही पनिशेबल बाय लॉ हैं, और दोनों में ही जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, इक्विपमेंट्स का, डेवलपमेंट का अब्यूज देखा जाता है। जो भी आप नए नए तरीके के हाईटेक तरीके जो हो सकते हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको पता होगा डार्क वेब, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। इंटरनेट की ना 3 लेयर्स मानी जाती हैं, कि जैसे एक आइसबर्ग होता है कि भाई सरफेस पे तो कुछ दिख रहा है लेकिन पानी के अंदर कुछ और ही है। तो ये अगर पानी में है ना, तो इसकी सरफेस पे देखिए कि सरफेस पे जो सरफेस वेब जिसे हम बोलते हैं, तो इंटरनेट पे भी एक सरफेस वेब होता है जिसमें आप सिंपल गूगल वगैरह चीज़ें करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उसके नीचे होता है ये लेयर, अगर आपकी सरफेस वेब की है तो उसके नीचे की ये लेयर कौन सी है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज डीप वेब। डीप वेब में ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक आप लॉगिन आईडी नहीं डालेंगे, पासवर्ड नहीं डालेंगे, अपना कोई बैंक का ओटीपी शेयर होगा तब जा कर के आप काम कर सकते हैं, लॉगिन पासवर्ड। तो ये बैंक के रिलेटेड, जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के रिलेटेड, कंपनीज के रिस्पेक्ट में डीप वेब। लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन मैं बना रहा हूँ, अब जो मार्क कर रहा हूँ रेड से, दिस इज डार्क वेब। और डार्क वेब में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, ये साइंस में पढ़ाया जाएगा आपको, डार्क वेब में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है और वो इंटरनेट एक्टिविटी यूज़ होती हैं अलग अलग इलीगल क्राइम्स को करने के लिए, लोगों में मोटिवेट करने के लिए, उनको कि किसी गलत रास्ते के लिए उनको क्या करना है, जो है रेडिकलाइज करना है, इन सब पर्पस के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन इस तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम में भी ना नेटवर्क जो होता है कि भाई ये चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, वहाँ आ जाओ, यहाँ मिल लो, ये सारी चीज़ें डार्क वेब पे होती हैं। अब हमें नहीं पता होता हम कहाँ हैं, हम तो जी यहाँ हैं, गूगल पे मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। लेकिन सरफेस वेब सबके लिए जब ओपन है और बिल्कुल सही है, लीगल है, लेकिन यहाँ पर ये इलीगल भी होता है और सरकार फिर हैकर्स वगैरह को लेती है। देखो मैंने स्टूडेंट्स अभी क्या किया, मैंने साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक को, इस टॉपिक को रिलेट कर दिया अभी ऑर्गेनाइज क्राइम से। एग्जाम में ना ये करना है आपको भी। कब आएगा सर, ये कैसे आएगा मेरे अंदर, मैं कैसे समझ पाऊंगा ये सारी चीज़ें, जब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेंगे। पहली बात, जैसे मैंने चाइनीज़ पेंगुलिन का एग्जाम्पल लिया, एनवायरमेंट पढ़ा होता तो आ जाता। जैसे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और फिर उन सब्जेक्ट्स की इंटरलिंकिंग में जाएंगे, और इंटरनल सिक्योरिटी के भी मैं बोलूँगा सारे टॉपिक्स जब पढ़ लेंगे, तो जब आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप हर एंगल से सोचेंगे। और पहली क्लास में बताया था मैंने, बहुत अच्छे से पहली क्लास में बताया था सिलेबस। अगर एक कैंडिडेट को अच्छे से सिलेबस याद है तो वो तो बिना पढ़ाई करे भी एक 10 नंबर का आंसर बना सकता है, कम से कम 5 पॉइंट दे सकता है और सिलेबस से उठाकर ही दे सकता है। तो ये शॉर्टकट कोई नहीं है, यूपीएससी एग्जाम में मेहनत है। देखिए, तो मेहनत करने पर आप जब कन्वर्जेंस पे आएंगे ना, डार्क वेब एग्जाम्पल टॉपिक साइंस एंड टेक का है, लेकिन उसको मैंने ऑर्गेनाइज क्राइम से लिंक कर दिया, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें तब आएंगी जब आप होलिस्टिकली एक बार सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। तो सब कुछ पढ़ते चलिए, अच्छे से समझते चलिए, टीचर्स इसीलिए हैं यहाँ पर आपको जो चीज़ें समझा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब आप इंटीग्रेशन अपने माइंड में शुरू करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर रिवाइज करते हैं। भाई एग्जाम में लिखना भी तो आना चाहिए, रिवीजन ही नहीं होगा तो कैसे लिखोगे, याद ही नहीं आएगा। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, रिवीजन जब करते रहते हैं, नोट्स जो बनाते हैं आप अपने, तब
आप अच्छे आंसर्स लिखते हैं और लिखने पे फिर रियलाइज करते हैं ओहो मैं तो भूल गया था, ये तो लिख ही नहीं पाया, तब वो और ज़्यादा याद हो जाता है पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये ना एक प्रोसेस है। यूपीएससी की तैयारी में आज एक दिन में सारी पावर्स आ जाए, मैं सुपर पावर गेन कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू आती हैं और जब आप उस प्रोसेस से गुजर जाते हैं ना तो उसके बाद ही आप गेन कर पाते हैं एक्चुअली कि ये टॉपिक कैसे कवर करे जा सकते हैं, कैसे इनको लिखा जा सकता है। एंड ये बात तो सच है कि जब तक लिखेंगे नहीं तो खुद से समझ में भी नहीं आएगा। और फिर 7 मिनट में इतनी सारी चीज़ें लिखना, 8 मिनट में 9 मिनट में लिखना, ये अगला चैलेंज है। तो लेयर्स हैं, लेवल्स हैं, किसी वीडियो गेम के लेवल्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। लेवल्स में एक एक लेवल पर अचीवमेंट करते जाओ, फिर धीरे धीरे हायर लेवल पर अपना फिर लास्ट में ड्रैगन से लड़ना है, मेंस लिखना है, ठीक है। चलो डिटेल्ड प्लानिंग, आपको सिमिलैरिटी की बात कर रहे थे हम कि सिमिलैरिटी टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, तो डिटेल्ड जो यहाँ पर प्लानिंग है ये दोनों में ही है। ऐसा नहीं हो सकता ऑर्गेनाइज क्राइम हो जाए और प्लानिंग ही ना हो। प्लानिंग तो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। प्लानिंग होगी तभी पर्टिकुलर जो क्राइम है उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा और उसकी कंटिन्यूटी फिर जनरेशंस तक होगी। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट इसमें आता है सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। देखिए डेफिनेटली जब प्लानिंग करेंगे इलीगल काम करने तो सीक्रेसी तो होगी होगी, प्लस उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी होगी और फिर मेंबर्स का ट्रस्ट भी होगा और उसमें कोई मेंबर लीक कर देगा इन्फॉर्मेशन तो फिर उसको पनिशमेंट भी होगी। डन। लेकिन 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 ये बात टेररिज्म में आप कहिए कि टेररिज्म में एक चीज है जो डिफरेंट है, वो ये है कि जब इवेंट हो जाता है, जब क्राइम हो जाता है तो क्राइम होने के बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बताया था ना मैंने कि क्राइम होने के बाद क्या बोलते हैं, ये हमला, आतंकवादी हमला हमने कराया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया, क्योंकि उनका पर्पस क्या है, आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, लोगों के अंदर फियर क्रिएट करना। फियर ऑर्गेनाइज क्राइम भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये इवेंट होने के बाद चुप ही रहेगा, ये चीख करके नहीं बोलेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये डिफरेंस है। लेकिन हम सिमिलैरिटीज डिस्कस कर रहे हैं तो 5 पॉइंट एटलीस्ट मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट यहाँ पर दे दिए हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बनेगा, आप इसका आंसर कर देंगे, 10 नंबर का आंसर तैयार। अब अगर मैं सिमिलैरिटीज को लिख दूंगा एग्जाम में और पूछे जाएंगे और मुझे आ गया तो फिर डिफरेंसेस भी आने चाहिए। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंसेस अगर पूछे गए तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस आता है कि प्रॉफिट मेकिंग ही यहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम का मकसद है। तो ये वाला टेबल किसका है, ऑर्गेनाइज क्राइम का। ये टेबल किसका है, टेररिज्म का। पहला पॉइंट प्रॉफिट मेकिंग। यहां पर पहला पॉइंट क्या है कि भाई रिफॉर्मिंग दी सोशल रियलिटी और आइडियोलॉजिकल गोल्स को प्रमोट करना। हमारी आइडियोलॉजी पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, याद करिए मैंने पढ़ाया हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पैरेलल गवर्नमेंट के साथ चलेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, गवर्नमेंट को छेड़ेगा नहीं, गवर्नमेंट में इसके लोग होंगे, लोगों को भी गवर्नमेंट में पता होगा, बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट करप्शन, जो करप्ट ऑफिसर्स होंगे वो इसमें पार्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इसमें अपनी लीडरशिप दे सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं, लेकिन पैरेलली चलेगा। एक तरफ ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पैरेलली गवर्नमेंट भी चल रही है। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो कोशिश करेगी कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जाए और अपनी आइडियोलॉजी को लाया जाए। ये डिफरेंस है दोनों में। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स है कि ये ज्यादातर कोशिश करेगा कि कहीं भी वायलेंस ना हो, मतलब जितना कम हो सके उतना हो। वायलेंस हो सकता है विद इन द स्ट्रक्चर हो, वायलेंस हो सकता है उन लोगों के साथ हो जो ऑर्गेनाइज क्राइम में चीटिंग कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो मतलब उनमें भी चीटिंग चल रही हो, पहले ये गलत काम कर रहे हो उसमें भी चीटिंग हो रही हो तो फिर पनिशमेंट दे रहे हो। तो खुद को पनिशमेंट नहीं दे रहे क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कहते हैं ना गलत काम करते हुए सबसे ज़्यादा ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो नॉन वायलेंस का रास्ता है वो इसलिए चुनना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा वायलेंस होगा तो फिर हम हाईलाइट होंगे और हम हाईलाइट होंगे तो पकड़े जाएंगे, पकड़ा नहीं जाना, चुपचाप चलना है धीरे धीरे। लेकिन जब टेररिस्ट अटैक होगा वो सीधे सीधे एक बड़ा धमाका करेंगे, बड़ा वायलेंस करेंगे और उस बड़े वायलेंस के बाद, इवेंट के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये दूसरा डिफरेंस, जो नेक्स्ट डिफरेंस हो गया। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ऑपरेशनल आर द ऑपरेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। ये पॉइंट इंटररिलेटेड है फर्स्ट एंड फोर्थ, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल गोल्स अपनी जो है विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल मीन्स में ये अपना आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट आता है ये अपनी नेवर एज्यूम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्ट, छुप जाएंगे। हो सकता है छोटे छोटे प्लेयर्स पकड़े जाएं, पुलिस पकड़ ले भाई इनको कि क्राइम हो रहा है, लेकिन जो बड़े नेताजी हैं पीछे या बड़े ऑफिशियल्स हैं करप्ट, वो पकड़े नहीं जाएं। तो इसमें यह हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कभी कोई सामने नहीं आएगा और ये लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन जब अटैक हो जाएगा तो अटैक होने के बाद ये लोग आकर के सामने अपनी पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, तो 5 डिफरेंस अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल के साथ कोट करिए एंड योर आंसर 10 मार्क्स आंसर इज रेडी। 10 नंबर का ये क्वेश्चन भी हो गया अपना, ठीक है। अब आते हैं कि इश्यूज क्या हैं, ऐसा क्यों है कि हमारी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम को रोक नहीं पा रही हैं, कॉम्बैट नहीं कर पा रही हैं। ये आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है और कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा फैल भी रहा है। ऐसा क्यों? तो इसके इश्यूज में सबसे पहला इशू आता है कि कोई स्पेसिफिक लॉ, नो स्पेसिफिक लॉ ऑन ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम नाम से कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ है, बिल्कुल सही बात है भाई। टेररिज्म के लिए भी हमने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो लॉ है, जिसमें बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ को लेकर के आए, बिल्कुल सही बात है। हम ड्रग्स के लिए अलग से लॉ लाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने ऑर्गेनाइज क्राइम नाम से कोई लॉ हमने अभी तक नहीं लिया है। ये जैसे मैं अभी आपको इश्यूज में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे देखिए हमने कितने भी तरीके के क्राइम्स हैं उनको एक सिंगल साइज में फिट करके नहीं लगाया हुआ, हमने तो जी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग एक्ट बनाया हुआ है। तो जो पॉइंट पॉजिटिव है उस पॉइंट को यहाँ नेगेटिव करके बताया जा रहा है। ये आपके ऊपर है, एग्जाम में आप कैसे लिखें, बात एक ही होगी, उसको घुमाया जा सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया एनोनिमिटी ऑफ लीडरशिप। अब इसको देखिए, ये क्राइम करने में जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसका हेड है, पता ही नहीं, हेड का पता ही नहीं कौन है। अब एक ना सीरीज आई थी, बहुत अच्छी सीरीज थी, ब्रेकिंग बैड नाम से। उसमें ना एक वो केमिस्ट्री के टीचर होते हैं, फिर आपने अगर सीरीज को देखा हो, मतलब नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है देखना, अपना टाइम मत वेस्ट करो। लेकिन उस सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया था कि एक जो पर्सन है वो केमिस्ट्री के टीचर थे स्कूल में, और फिर बाद में वो बड़े बड़े हेड बन जाते हैं, कार्टेल ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं ड्रग कार्टेल में। एंड उसमें वो बताते हैं कि वो अपना एक मतलब एनोनिमस नेम होता है उनका, एक हाइजेनबर्ग नाम से। तो वो केमिस्ट्री के बड़े एक दिग्गज साइंटिस्ट रहे हैं हाइजेनबर्ग नाम से। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स भी हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो वो जो हाइजेनबर्ग है ना, मतलब इस नाम से वो पॉपुलर है और कोई नहीं जानता कि हाइजेनबर्ग कौन है, और वो निकलते हैं स्कूल के एक टीचर केमिस्ट्री के। तो ये जो तरीका है ना एनोनिमिटी का, लीडरशिप का, कि बॉस, अब बॉस कौन है पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता, ना किसी ने कभी देखा। मूवीज में क्या दिखाते हैं? मूवीज में दिखाते हैं कि भाई एक आदमी है, वो इतना बड़ा यहाँ पर इसका लीडर है, उसने ये किया है, वो किया है, ये क्राइम वो क्राइम, लेकिन शक्ल कोई नहीं जानता, पुलिस के पास फोटोग्राफ भी नहीं है। ये सब चीज़ें सुनी हुई हैं, देखी हुई हैं, समझ रहे हो तुम टॉपिक को अच्छे से, लेकिन इसको ना मतलब एग्जाम में लिख करके भी आना है और सही तरीके से, ठीक है। तो देखो मैंने इसको पॉइंट को बनाया है एनोनिमिटी ऑफ द लीडरशिप, इस तरीके से। ना ब्रेकिंग बैड का एग्जाम्पल देना है, ना आपको किसी मूवी का एग्जाम्पल देना है, लेकिन जो आप ऑलरेडी जानते हैं, सोसाइटी में रह रहे हो, बचपन से आज तक चीज़ें देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, फिल्म्स देख रहे हो, ये वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो ये सब में चीज़ों में होता ही है, ये आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है भाई लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी हमेशा है। रिसोर्सेज इतने हमारे पास एम्पल अमाउंट में नहीं है, ना सरकार के पास, ना मतलब ट्रांसनेशनल की भी बात करूँ तो कोई कंट्री डेवलपिंग होगी, कोई कंट्री बिल्कुल लेस डेवलप होगी। अब सोमालिया कंट्री है, ऐसे रिसोर्सेज नहीं होंगे उस कंट्री के पास कि वो इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट कर सके, डेफिनेटली। फोर्थ इसमें इशू आप लिख सकते हैं कि कोई सेंट्रल एजेंसी, नो सेंट्रल एजेंसी। सेंट्रल एजेंसी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे वर्ल्ड लेवल पर भी सेंट्रल एजेंसी ऑर्गेनाइज क्राइम नाम से एक्ट करे और ऑर्गेनाइज क्राइम को ही पकड़ने के लिए बनी हो, ऐसा नहीं है। इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिसिंग, सब कुछ कर रही है, वो सारे मुद्दों को डील कर रही है, बनी है, लेकिन एग्जैक्टली क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ही पकड़ने के लिए बनी है, ऐसा तो नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट इसमें आप लिखिए कि भाई इसमें ट्रांसनेशनल तो इसकी प्रेजेंस है ही। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री और तीसरी कंट्री, तो फिर एक लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से अपनी कंट्री में चलो प्रॉब्लम को संभाला भी जाए, पर दूसरी कंट्री और तीसरी कंट्री फिर इस पे क्या चाहिए? कॉपरेशन चाहिए। एंड लैक ऑफ कंसेंसस, लैक ऑफ कॉपरेशन अमंग द कंट्रीज। अब पाकिस्तान अगर इंडिया में इस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को फैला रहा है, मान लो पैसे दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, आर्म्स दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इंडिया का कॉपरेशन ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, इंडिया का प्रॉपर कॉपरेशन ही नहीं है चाइना के साथ, इस वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब भाई ट्रायल्स हो रहे हैं,
लेकिन कन्विक्शन नहीं हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं। तो अब आप इसमें ये बोलेंगे कि क्या हो रहा है कि जब जस्टिस मिल ही नहीं रहा और किसी को ये लगे कि जब सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस सिस्टम जो है वो वीक है, तो करो क्राइम, पकड़े जाएंगे, क्या होगा, छूट जाएंगे, पकड़ लेंगे वकील को, बेल हो जाएगी। जब ऐसी चीज़ें होंगी और इतना स्ट्रिक्ट लॉज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इश्यूज हैं अगेन 6 पॉइंट, 10 नंबर का आंसर, या फिर एक 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है तो 5 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, उसमें ये 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आते हैं एक बड़े मुद्दे पर कि कौन कौन से बड़े लिंकेजेस हैं। लिंकेजेस वैसे आप समझ गए हैं, लेकिन फिर भी लिंकेजेस को भी एक्सप्लेन करने को आ जाए तब क्या करोगे। एक तो है फाइनेंसिंग टेररिज्म। फाइनेंसिंग टेररिज्म को स्टूडेंट्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें आप ये कहिए कि जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं आप, UNODC। इसका ये मानना है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना क्रिमिनल एक्टिविटीज से, इस प्रॉफिट का यूसेज हो रहा है, इस प्रॉफिट को पैसे को डाइवर्ट करा जा रहा है इन द टेररिज्म एक्टिविटीज में, इन टेररिस्ट एक्टिविटीज में। तो आप ऑर्गेनाइज क्राइम को लिंक कर रहे हैं टेररिज्म से, और उसमें आप कहते हैं फाइनेंसिंग का एक लिंकेज है। पहला लिंकेज क्या है भाई, पैसा देना, गलत तरीके से पैसा कमाओ और फिर वो उसको लिंक कराए टेररिज्म से जहां फंडिंग हो रही है, तो पहला पॉइंट। दूसरा एग्जांपल है नार्को टेररिज्म का। स्टूडेंट्स, नार्को टेररिज्म में आप बोलेंगे ड्रग ट्रैफिकिंग, मैंने जो ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वर्ड से क्लियर हो रहा है, और इसको टेररिज्म से लिंक कर देंगे। फिर आप अगेन इसमें डायग्राम बनाइए, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल जब इधर की तरफ हो गया आपका म्यांमार की तरफ, लाओस की तरफ, यहाँ पर इधर थाईलैंड की तरफ, तो इसका इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में दिखना। या फिर जब हम कहते हैं कि गोल्डन क्रिसेंट है तो उसका इम्पैक्ट पंजाब जम्मू कश्मीर में दिखना। ये बात आप बोलिए कि कैसे ड्रग ट्रैफिकिंग टेररिज्म से रिलेटेड है। डन। इसके बाद जब लिंकेज पढ़ रहे हैं हम टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम का है, तो तीसरा पॉइंट आता है फाइनेंसिंग थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग। ये अलग ही तरीका है, अलग ही डोमेन है, फाइनेंसिंग का सब टॉपिक भी हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग, और उसमें जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो फिर वो इलीगल तरीके से पैसा आकर के फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर करके एक लेजिटिमेट तरीके में जा रहा है, और वहां से फिर वापस हो सकता है कि उस पैसे को टेररिज्म में यूज किया जा रहा हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें एक बात है जो बतानी है मेरे को आपको, कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, और अगर मैं इधर एक तरफ टेररिज्म लिखता हूं तो ये बातें आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम में है उन्हें क्या जरूरत पड़ी है टेररिज्म फैलाने वाले लोगों से हाथ मिलाने की। इसका कारण है कि इन्हें चाहिए नए नए अलायंस ग्रुप। इन्हें अलायंस ग्रुप क्यों चाहिए? इन्हें अलायंस ग्रुप इसलिए चाहिए क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, नई नई टेरिटरीज चाहिए। और ये जो नई नई टेरिटरीज हैं ये इनको टेररिस्ट ग्रुप्स दे सकते हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि एक फियर क्रिएट हो, और फियर जब उस एरिया में रहेगा तो इनका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से बिकेगा, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एक तो रीजन हो गया, प्लस इनके ऑपरेशनल जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका नेक्सस है टेररिस्ट ग्रुप के साथ। अब इनकी आपस में लड़ाई होगी तो फिर टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पर उनको फैलाने नहीं देंगे अपने क्राइम को। लास्ट पॉइंट आ गया भाई पॉलिटिकल क्राइम। पॉलिटिकल क्राइम किसी तरीके का अगर ये नेक्सस के साथ, पॉलिटिक्स के साथ कर रहे हैं तो टेररिस्ट एक्टिविटीज फैला करके, हो सकता है टेररिज्म कर करके जो लेजिटिमेट वहां गवर्नमेंट है उसे हटा करके कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वहां पर पावर लेना चाहती हो। ये फायदे जो ऑर्गेनाइज क्राइम के ग्रुप को है, और दूसरी तरफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें क्या फायदे, उन्हें ये अलायंस इसलिए करनी है, अलायंस विद क्रिमिनल्स, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाना है। तो ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं वही जाएंगे टेररिस्ट ग्रुप्स के पास। ऐसा हो सकता है कि कोई टेररिस्ट ग्रुप्स हो और वो ऑर्गेनाइज क्राइम से मिलकर के हाथ मिलाएं और फिर उसका कट भी लें कि नई टेरिटरी आपको दिलवाएंगे, आप हमें कट दे दीजिएगा, कमीशन दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो सकता है कि ये जो क्रिमिनल टैक्टिक्स है, ये क्रिमिनल टैक्टिक्स जो ऑर्गेनाइज क्राइम को नहीं पता, वो टैक्टिक्स टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो ऑर्गेनाइज क्राइम को दें और उन्हें हेल्प करें अपने प्रोडक्ट को इधर उधर बेचने में। कुल मिलाकर के जब इस तरीके का नेक्सस होगा ना स्टूडेंट्स, तो इससे एक सिंड्रोम निकल के आता है जिसे बोला जाता है ब्लैक सिंड्रोम, ब्लैक होल सिंड्रोम।
तो एग्जाम में आप क्या करिए, आप एक डायग्राम बनाइए ब्लैक होल सिंड्रोम का, इधर ऑर्गेनाइज क्राइम लिखिए, इधर टेररिज्म लिख दीजिए। ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म के दोनों का जो मिलना है वो अपने आप में एक ब्लैक होल सिंड्रोम की तरह है। अब अगर स्टूडेंट्स हम इस ब्लैक होल सिंड्रोम को डिफाइन करने जाएं तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आप इसमें लिखेंगे कि एक तरीके का क्या है, ये कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस बिटवीन टेररिस्ट ग्रुप्स एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है ना, पहली बात तो कन्वर्जेंस है। इस तरीके के ये कन्वर्जेंस के बाद क्रिएटिंग कंडीशंस, किस तरीके की कंडीशंस हो रही हैं, राइप फॉर सिविल एंड रीजनल वॉर्स। ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं जो सिविल और रीजनल वॉर्स क्रिएट कर सकती हैं विद द गोल, और इसमें गोल क्या होगा, गोल ऑफ गेनिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। मैंने आपको दो शब्द दिए हैं स्टूडेंट्स, एक तो हो गया इकोनॉमिक पावर और दूसरा हो गया पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर किसको चाहिए, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक बेनिफिट किसको चाहिए, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है। और दोनों का ही कन्वर्जेंस हो जाता है तो एक ब्लैक होल सिंड्रोम क्रिएट होता है। एग्जाम में इसे कोट किया जा सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लिख करके दे दिया है अच्छे से, इसको सेम लाइंस को आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं। देन स्टूडेंट जो लिंकेज है, अब इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में देखिए तो कुछ प्लेसेस हैं, कुछ नाम है और उस वहां पर कैसी कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं ये मैंने आपको दिखा दिया कि भाई जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में किस तरीके की एक्टिविटीज हैं, हवाला एक्टिविटीज हैं, फेक करेंसी के इशू हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इशू हैं, ये आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में क्या इशू है, नॉर्थ ईस्ट में एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग्स, इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इंसर्जेंसी अगर मैं बोलता हूं ना तो ये जो आउटफिट्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका भी ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ लिंकेज हो सकता है। सीपीआई माओइस्ट जो नक्सलिज्म में पढ़ाया था, उनके साथ भी ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंकेज हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। मैंने तो बताया था कि इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में अब तो एक नया ट्रेंड आ चुका है जहां एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, प्रॉफिट मनी मेकिंग ऐसी सोच आ गई है। और अब इसमें ऑर्गेनाइज ग्रुप के साथ इलीगल ट्रेडिंग, इलीगल आर्म्स की ट्रेडिंग, इलीगल एनिमल्स की, प्लांट्स की ट्रेडिंग, ये सब हो रहा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ एक्सटॉर्शन, रॉबरीज, और तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर ड्रग डील्डिंग क्रॉप्स को भी ग्रो करा जा रहा है और फिर उसमें जो कट बनता है वो इंडिविजुअल कट दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में एक इनिशिएटिव है एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल। इस तरीके से गवर्नमेंट ने एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल्स बनाए हैं। ये जो सेल्स हैं, पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं और इन सेल्स में होता क्या है, इन नोडल सेल में होगा क्या, दैट इज डिसीजन मेकिंग। किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग होनी है जिसमें स्टेट भी क्या डिसीजन ले रही है, सेंटर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं, और इस तरीके की एक्टिविटीज को रोकने की जरूरत है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो ये जो एजेंसी है, ये जो पर्टिकुलर एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल बनी है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए अपना काम कर रही है। उसमें जो डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजंस ले रही है स्पेसिफिकली। देन आता है रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो भी वुमेन और चिल्ड्रन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इम्पैक्टेड हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात गवर्नमेंट ने करी है। इसमें कुछ स्कीम्स हैं और उसमें दो स्कीम्स आप एग्जाम में कोट करके आइए। पहली तो है उज्ज्वला स्कीम। इस उज्ज्वला स्कीम में देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ट्रैफिकिंग में जो बच्चे या वुमेन जो विक्टिम्स सामने आते हैं उनका फिर पहली बात तो प्रिवेंशन हो कि उनकी ट्रैफिकिंग नहीं हो, आने पर उन्हें रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, रिहैबिलिटेशन हो उनका प्रॉपर, और फिर आगे जाकर के उनकी जो है काउंसलिंग वगैरह भी हो। और ऐसे में बोला गया है कि भाई 2020 फरवरी का डाटा है, ये तो वैसे पुरानी फोटोग्राफ है, लेकिन इसमें बोला गया कि बेनिफिशरीज बहुत थाउजेंड्स में हैं जिनको इसका फायदा हुआ है। आपका काम यह है कि आप एक स्कीम का नाम लिखिए, स्कीम के नाम के साथ उसके ब्रैकेट में उसका ऑब्जेक्टिव या एम जरूर लिखिए। ठीक है, ये उसका एम हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, स्वधार गृह स्कीम। इसमें गृह लिखा है, मतलब इसमें घर देने की बात हो रही है, पर्टिकुलरली विडोज को,
तो उनको फूड, उनको शेल्टर, उनको ट्रेनिंग इस तरीके की दी जाए, प्रोविजंस में उनकी काउंसलिंग हो, क्लिनिकल एंड जो लीगल एड्स हैं वो उनको मिले, तो फिर वो ट्रैफिकिंग वगैरह में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या विडोज़ हैं, जनरल भी है स्कीम। तो इसमें अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे बेनिफिशरीज हैं और ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। क्लियर? तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट यहाँ पर हेल्प मिल पाएगी, उन्हें इलीगल एक्टिविटीज़ में जाना नहीं होगा। देन अल्टीमेटली स्टूडेंट्स एक नेट ग्रिड इंटेलिजेंस गैदरिंग का लिए जो एक नेटवर्क बनाया है, नेट ग्रिड मैंने आपको टेररिज्म टॉपिक में पढ़ा दिया है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ताकि किसी भी तरीके के क्राइम को प्रिवेंट किया जाए। इसके साथ साथ मैं 2 टॉपिक और पढ़ा चुका हूं, तो हम यहां पर इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और उसके अमेंडमेंट्स 2019 के, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2008 की जिसके अमेंडमेंट 2019 के, दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ा दिए गए हैं। आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आप उन एग्जांपल्स को यहां पर कोट करिए। नेक्स्ट आता है नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ये जो एक्ट है 1985 का, इस एक्ट में भी कुछ बातें लिखी हैं, 1-2 बातें एग्जाम में लिखी है, डिटेल में नहीं जाना है। अगेन हमें ड्रग पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तब जरूर लिख सकते हैं। यहां पर ये कंसोलिडेट करता है, अमेंड करता है एग्जिस्टिंग लॉज को रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स, जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बताता है कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ एन एक्ट। एनहेंस करेगा, पेनल्टीज भी हों, ट्रैफिकिंग ऑफेंसेस में किसी भी तरीके से आदमी पकड़ा जाए तो उसको सजा भी मिले, और ये प्रोविजंस भी देता है कि इंप्लीमेंट होना चाहिए इंटरनेशनल कन्वेंशन, और उसके रिस्पेक्ट में जिसमें इंडिया पार्टी है तो उसके रिस्पेक्ट में भी ये बिल्कुल हेल्प करता है कि इंडिया इन चीज़ों को जो फ्रेमवर्क के हैं उन्हें इंप्लीमेंट करे। राइट? तो वे फॉरवर्ड क्या है? अब क्वेश्चन आता है कि हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। ये वे फॉरवर्ड आप एग्जाम में भी लिख कर आते हैं, एग्जाम में भी आपसे चीज़ें पूछी जाती है, तो वे फॉरवर्ड हमें देना होता है, कंक्लूजन देना होता है। 5-6 पॉइंट में बता देता हूं, एग्जाम में लिखाइएगा। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें आता है कि हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज। जो भी क्रिमिनल लॉज हैं उन्हें हमें एफिशिएंटली यहां पर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम होती है, इसको बहुत रोबस्ट बनाना है। अब अगर कोई विटनेस है, ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड कोई क्राइम में विटनेस है, सामने आया है, ऑर्गेनाइज क्राइम को पकड़ा जा सकता है, टेररिस्ट आउटफिट्स को पकड़ा जा सकता है, और फिर उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं हो पाती, तो ऐसे में उसकी प्रोटेक्शन को हमें ध्यान रखना है। इस तरह से न्यूज़ भी आती है कि कुछ जो है गवाह थे और उनको फिर जो है फिर वो पहुंचे ही नहीं कोर्ट तक और उन्होंने गवाही नहीं दे पाए अपनी, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट इसमें आता है कि हमें जो है कॉन्फिस्केट करने हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और इसके लिए हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हमारी है उसमें जो अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी तरीके का क्राइम होता है, वो तो डेफिनेटली टेररिज्म के रिस्पेक्ट में है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम के रिस्पेक्ट में भी हमें ज़रूरत है कि कोई क्राइम होता है तो उसमें हमें उसके सबसे पहले जो इंडिविजुअल है उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना है, उसके जो भी पैसा है उसको पकड़ना है, क्योंकि उस पैसे को इलीगल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक पॉइंट आता है चोकिंग फंड्स। चोकिंग फंड्स, जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम के फंड्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, चोक करना है, और इन फंड्स को चोक करना है क्योंकि इसका लिंकेज है टेररिज्म के साथ, और अगर हमने इसको आज चोक नहीं किया पकड़ने पर तो टेररिस्ट एक्टिविटीज फिर बंद नहीं होगी। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी बंद करने के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम पर हमें चेक लगाना है। क्वेश्चन टेररिज्म पे आया तब भी आप लिखेंगे। 5th पॉइंट इस पे देखेंगे स्टूडेंट्स की हमारा सिर्फ सरकार का ही रोल नहीं है, रोल ऑफ सिटीजन्स का भी है, सिविलियंस का भी है, कि वो क्या रहें, विजिलेंट रहें। रोल इसमें सिविल सोसाइटी का भी है। सिविल सोसाइटी का रोल इस तरीके से है कि वो एनजीओज वगैरह क्या करें, मतलब लोगों को काउंसलिंग करें, उनको गलत रास्ते पे भटकने ना दें, उनके लिए जो है फैसिलिटीज़ अवेल करें। ग्राउंड लेवल पर एनजीओ कर वर्क कर सकती है, जितना सरकार नहीं कर पाती कभी कभी वहाँ एनजीओ पहुँच जाती है, सिविल सोसाइटी पहुँचती है, इसमें रोल होना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली मीडिया का भी रोल होना चाहिए कि लोगों को भड़काए नहीं बल्कि उसमें उन्हें सपोर्ट भी करे। और फिर एथिक्स में भी आपका आता है कि मीडिया एथिक्स जो है। एंड देन एक पॉइंट आता है कि हमें ऑनेस्ट ऑफिसर्स को डिफेंड करना है, डिफेंड दी ऑनेस्ट ऑफिसर्स। हमें ऑनेस्ट ऑफिसर्स को डिफेंड करना है। क्यों डिफेंड करना है हमें ऑनेस्ट ऑफिसर्स को? क्योंकि अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको पूरे नेक्सस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो जनरली देखा जाता है उनका ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनका जो है कुछ टाइम के लिए थ्रेट किया जाता है, उनकी फैमिली को थ्रेट किया जा सकता है। तो उनको कम से कम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो हो।
टेन्योर की सिक्योरिटी तो दे सकती है ना सरकार, कि अगर पॉलिटिकल पावर का इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उनको फिर अपनी जॉब खोने का ही, अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली की लाइफ का भी खतरा हो, तो एटलीस्ट हम टेन्योर की सिक्योरिटी पे तो उनको सिक्योरिटी दे ही सकते हैं। एक पॉइंट आता है जो मैंने पहले ही बताया, देयर इज अ नीड फॉर स्पीडी ट्रायल्स। अगर जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छे से सजा सुनाए, फास्ट ट्रैक सजा हो, ट्रायल्स हो और फास्ट ट्रैक ट्रायल्स के बाद सजा हो, तो एक डेटरेंस क्रिएट होता है और नए रिक्रूट्स तो कम से कम डरेंगे इस बात से। तो ये 6-7 पॉइंट हैं स्टूडेंट्स, वे फॉरवर्ड की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। कहाँ आप यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर है। मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह इंश्योर किया है कि इस टॉपिक में आप वे फॉरवर्ड जरूर लिखें। कंक्लूजन का बहुत बड़ा रोल होता है, एग्जाम में कंक्लूजन दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस जो है अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको भी एग्जाम में हमें लिख करके आना है। ये अपने आप में स्टूडेंट्स एक मेन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसनेशनल क्राइम से लड़ने के लिए बनी है। 2000 में ये कन्वेंशन होता है, बनता है और 2003 में ये फोर्स पे आता है। ठीक है, और इसकी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 190 पार्टीज इसमें जो है पार्ट इसका है, सिग्नेटरी है, इंडिया भी है। क्लियरली बोलता है, ये 3 प्रोटोकॉल्स की बात करता है। पहला प्रोटोकॉल है ट्रैफिकिंग इन पर्सन, दूसरा स्मगलिंग के लिए है, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स, एंड देन तीसरा है ट्रैफिकिंग ऑफ फायर आर्म्स। तो 1, 2 एंड 3, 3 बातों पे, 3 प्रोटोकॉल्स पे ये बातें कंसेंसस हुई हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये कन्वेंशन आया है। तो अगर ये कन्वेंशन है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो इसमें ये होगा कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रहेगी कंट्रीज़ के बीच में, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स्ट्राडिशन लॉज भी इंप्लीमेंट होंगे। मतलब एक आदमी यहाँ से भाग करके कहीं और चला जाए तो फिर उसको हमें वापस से बुलाना है ना अपने देश में, क्योंकि उसको फिर ट्रायल में लाना है, फिर वो भाग के चले गए। तो ऐसे में दूसरी कंट्री में जहाँ भाग के गए हैं वो कंट्री से हम कह सकते हैं कि देखो आप भी इस कन्वेंशन का पार्ट हो, हम भी हैं, मिलकर के इस आदमी को पहले पकड़ते हैं, आपकी कंट्री में छुपा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसे हमारी कंट्री में पकड़ करके वापस भेजिए ताकि हम इस पर मुकदमा चला सकें। देन इसके साथ जो कॉपरेशन है, इससे ये भी समझ में आता है कि कॉपरेशन बिटवीन नेशंस भी बढ़ जाएगा, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज। आपस में कंट्रीज ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस दे पाएंगी एक दूसरे को, टेक्निकल असिस्टेंस, और हर तरीके से हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे लॉ के एनफोर्समेंट को, राइट। तो देखिए बहुत सारी बातें मैंने इसमें लिखवा दी हैं स्टूडेंट्स, आप इसको एग्जाम में कोट करिए, ये नाम आ जाए बस, ये भी अपने आप में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जगह नहीं भी हो तो एटलीस्ट नाम तो कोट करके आई जाना, या 3 प्रोटोकॉल्स तो इसके बता ही देना, राइट। एक टॉपिक स्टूडेंट्स में जल्दी से और बता देता हूं आपको, दैट इज सेकंड एआरसी की रिपोर्ट ने क्या बातें कही हैं। ये बातें भी आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है वो यही कहती है कि हमें नीड है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब टेररिज्म का जो नेक्सस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, तो टेररिज्म की पहले डेफिनेशन आए। दूसरा है स्टूडेंट्स, ये एआरसी रिपोर्ट ने भी कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नीड फॉर कॉम्प्रेहेंसिव एंटी टेररिस्ट। हमें एक तरीके का एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेचर को लेकर के आना है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एडिक्वेट इसमें सेफ गार्ड्स भी होने चाहिए टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज, राइट। देन तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है कि यस देयर इज अ इम्पॉर्टेंस ऑफ रोल ऑफ सिटीजन्स, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए, और सिविल सोसाइटी का रोल, मीडिया का रोल इन कंटेक्स्ट ऑफ टेररिज्म। 2 ये बातें आपने यहाँ पर ऑलरेडी पीछे लिखी हुई हैं वे फॉरवर्ड में, कि वे फॉरवर्ड में जो है सिटीजन्स का रोल, सिविल सोसाइटी का रोल और मीडिया का रोल। इसी बात में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने भी अपनी बात कही है, तो इसको कॉमन पॉइंट बना करके यहाँ भी लिख सकते हो, नहीं तो मैंने आपको यहाँ पर भी इसको लिखवा दिया सेकंड एआरसी की रिपोर्ट के बारे में, राइट। अब एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है ड्रग एब्यूज का।
मैंने आपको बताया था ड्रग अब्यूज़ पे देखिए एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, तब उसमें बहुत सारी बातें होंगी और ऑर्गेनाइज क्राइम का एक टॉपिक को उठा करके भी आप कुछ बातें लिखेंगे, कुछ बातें मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस जो ऑफिस है ड्रग, उससे रिलेटेड जो ऑफिस है, इसने अभी एक 2021 की वर्ल्ड रिपोर्ट भी दी है और ये वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन ड्रग्स थी और इसमें कुछ बातें कही गई हैं स्टूडेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो उसमें ये बोली गई है कि 275 मिलियन ऐसे लोग हैं जो यूज़ करते हैं ड्रग्स को, और ये डाटा वो कहते हैं कि लास्ट ईयर का डाटा, लास्ट ईयर मतलब वो 2021 के रिस्पेक्ट में कहते हैं कि पिछले साल में ये डाटा आया है कि 275 मिलियन लोग ड्रग्स का एब्यूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। इसमें से 36 मिलियन ऐसे हैं, मतलब इस 275 में से 36 मिलियन ऐसे हैं जो फिर सफ़र भी कर रहे हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ड्रग यूज़ डिसऑर्डर, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी भी है। तो ये भी डाटा आप आराम से कोट करिए इस रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ इसमें यह बोला गया है कि जो ओपियम है, ओपियोइड्स जो ड्रग्स हैं, ये कंटिन्यू टू बी दी लार्जेस्ट बर्डन, मतलब सबसे ज़्यादा बर्डन अगर किसी ड्रग का है तो वो बर्डन है ओपियोइड्स का। ओपियोइड्स नाम के ड्रग्स होते हैं, इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ओपियम का। ओपियम जो ड्रग होती है स्टूडेंट्स, ये मिलती है एक तरीके के पौधे से, उस पौधे का नाम होता है पैपेवर सोमनिफेरम, ये उसका साइंटिफिक नेम है उस पौधे का। ये बात आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, राइट। तो पैपेवर सोमनिफेरन नाम के ये तरीके का ड्रग है, और ये जो ओपियम ड्रग होता है ये एल्कलॉइड मॉर्फिन है बेसिकली। मॉर्फिन जो ड्रग होती है स्टूडेंट्स, ये मैं बता देता हूँ, ये एनाल्जेसिक होती है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है इट इज़ सम काइंड ऑफ अ पेन रिलीवर, तो पेन किलर की तरह यूज़ करी जाती है मॉर्फिन को। और जब इस ओपियम की हम क्या काम करते हैं, प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो इस ओपियम की प्रोसेसिंग करने के बाद जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रग मिलती है वो है हेरोइन, और ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे मूवीज़ वगैरह में। तो देखिए ये जो ड्रग है ना, ये मॉर्फिन, हेरोइन, ये ओपियोइड फॉर्म ऑफ ड्रग्स हैं। ओपियम नाम के पौधे से प्रोसेसिंग से बनी हेरोइन, अल्कलॉइड फॉर्म होगी मॉर्फिन। तो ये आपका क्या कर रही है, सबसे बड़ा ओपियोइड ड्रग, सबसे बड़ा लार्जेस्ट बर्डन है जिसका सबसे ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है, ये आपकी रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में जानने के साथ साथ मैं इसमें लिंक कर रहा हूँ आपके पॉलिटी के आर्टिकल 47 को भी। आर्टिकल 47 डीपीएसपी क्या बोलता है, डीपीएसपी बहुत क्लियरली कहता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोहिबिट करे स्ट्रिक्टली जो भी इंटॉक्सिकेशन है, ड्रग्स हैं, ड्रिंकिंग है, वो आप आराम से पढ़ते हैं, ये आप अपना पॉलिटी में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि टॉपिक आए तो आराम से उसको लिंक करना, ये कंक्लूजन में लिख देना चाहे लेकिन लिखना ज़रूर। अब स्टूडेंट्स अगर एक क्वेश्चन बनता है, इसको क्लीन करते हैं, अगर एक क्वेश्चन बनता है कि ड्रग एब्यूज़ से होता क्या है, नुकसान क्या है ना, इसका इम्पैक्ट पूछ ले आपसे, तो एग्ज़ाम में आप उसका इम्पैक्ट बना के लिख के आइए कि सबसे पहली बात तो ये एक तरीके का थ्रेट है टू डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, मतलब हमारे यूथ के लिए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के लिए कितना नुकसान है, तो इसका मतलब इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसका इम्पैक्ट जो देखा जा सकता है वो पर्सनल लाइफ में, फैमिली के लेवल पे देखा जा सकता है। मतलब एक इंसान अगर ड्रग से इम्पैक्टेड है तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला इंसान इम्पैक्टेड है, उसका इम्पैक्ट ऑन इट्स होल फैमिली कैन बी ऑब्जर्व। तो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हर तरीके के इम्पैक्ट हैं। तीसरा आप इसमें लिखिए कि जो स्प्रेड होता है इसकी वजह से, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम क्या कहते हैं, एसटीडीज कहते हैं। और इसमें अगर एग्जाम्पल कोट करके आना हो तो एचआईवी का एग्जाम्पल आप कोट कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके इम्पैक्ट हैं, मैंने तो शॉर्ट में ये 3 पॉइंट में बाइफिकेशन कर दिया, लेकिन आप डिटेल में और भी लिख सकते हैं। ये एस्पेक्ट के साथ साथ मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडिया सिग्नेटरी है और भी कौन सी तरीके के जो कन्वेंशंस हैं ड्रग्स के लेकर के, तो वहां पर आपको लिखना है कि इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशंस के बहुत से कन्वेंशंस को लेकर के जो ड्रग्स से रिलेटेड हैं,
जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहां पर कोट करिए, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स नोट्स में इसको अभी लिख लीजिए, एग्जाम में आप कहां लिखेंगे, ऑफ 1961। अब नोट्स में लिख लीजिए, एग्जाम में कहां कोट करके आएंगे आप देखिएगा इस बात को। बाकी दूसरा एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, यह आपका 1971 का है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स, ये 1988 का है। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया ने रिसेंटली जो बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, वहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भी रखा था कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। स्टूडेंट्स, ये फरवरी 2020 में इस तरीके से बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, वहां इंडिया ने भी अपनी तरफ से ये एजेंडा कॉम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग का रखा था। तो देखो, अब आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन का नाम दे दिया, इंडिया का अपना जो साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस का जो एक्ट है नारकोटिक्स ड्रग्स के लिए, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर इसके इम्पैक्ट बता दिए, इसके बारे में जो पूरी जो यूएन कन्वेंशन ऑफ ऑफिस ऑफ ड्रग्स जो कन्वेंशन है, उस पर जो उसकी वर्ल्ड रिपोर्ट आई है ड्रग्स को लेकर के, वो भी पढ़ा दिया है। 10 नंबर का क्वेश्चन अगर बनता है ड्रग्स के एब्यूज के ऊपर, तुम रेडी हो इसे अटेम्प्ट करने के लिए? मेरे स्टूडेंट्स रेडी हैं, राइट? तो ये आपका ओवरऑल कवरेज था टॉपिक का, लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स लिंकेज विद टेररिज्म। आई होप ये टॉपिक अब अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट्स को। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यू आर कैपेबल एनफ नाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।